हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके कमिंग एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं आपके गोधूली भाग 2 का, वह मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप सबों को आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए, एकदम मन को स्थिर करते हुए, और अच्छे नंबरों से पास करिए और आपके सपने पूरे हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के मेन हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है। तो उसके की पॉइंट्स में मैं लेकर आई हूँ जिसका एग्जाम 17 फरवरी को निर्धारित है। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 6 तक के की पॉइंट्स देखे थे, यानी 6 पार्ट तक का जो मुख्य बिंदु है उसको हमने देखा था। और आज पार्ट 7 से 12 यानी गद्य खंड का पूरा चैप्टर आज खत्म करेंगे हम। उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि यह जो एग्जाम है बेटा आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कुछ भी छूटे नहीं, एक भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। इसलिए ये जो अंतिम दौड़ है, ये 4-5 दिन का जो समय है उसमें आप एकदम लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 7 से, गोधूली भाग 2। पार्ट 7 में हमारा चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि क्या है, एक निबंध है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप हिंदी की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपके पाठ में कौन सा पाठ है और उसके राइटर का क्या नाम है, चाहे वह गद्य खंड का हो चाहे वह पद्य खंड का हो, कविता का हो, वो सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। और गद्य खंड में जो पाठ है वह कौन सी विधा है, निबंध है, कहानी है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है, सबसे पहले देखना है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इस पाठ 7 के प्रमुख बिंदु को। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, बड़े भाई आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके बारे में और जानकारी, ये रामविलास शर्मा जी जो हैं वो प्रगतिवादी लेखक हैं। आधुनिक हिंदी काल के प्रगतिवाद युग के ये प्रमुख लेखक हैं। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण साक्षात्कार, ठीक है, प्रमुख हस्ताक्षर हैं ये। इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंचगांव सानी में हुआ। उन्हें निराला की साहित्यिक साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये सारे जो पॉइंट हैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाएं हमें प्राप्त होती है। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। ये रामविलास शर्मा जी के बारे में प्रमुख जानकारी जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब इस पाठ से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युग अनुकूल समझ को विकसित करता है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक अच्छी कविता लिखी थी। साहित्य के विकास, समुदायों और प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख लेखक रामविलास शर्मा। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो लोग साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। यानी यह जो निबंध है इनका परंपरा का मूल्यांकन, इसमें प्रमुख बिंदु यही है। ठीक है, यानी रामविलास शर्मा किस युग के थे, प्रगतिशील और आलोचना के धारा के थे। ये सब प्रमुख बातें हमने आपको पाठ से संबंधित बताई। ठीक है, 8वां पाठ, पंडित बिरजू महाराज जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक है, ये प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं।
लखनऊ घराने के वंशज के 7वीं पीढ़ी के ये कलाकार हैं। यानी इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसे एक नज़र में देखेंगे। ठीक है, और ये सारे मैं अपने जो मेरा जो चैनल है वो प्ले लिस्ट में जब आप गोधुली भाग 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जाकर आप सारे जितने भी की पॉइंट्स वाले प्रश्न हैं या जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है या जो भी पाठ आपको समझ में नहीं आता है वहाँ जाकर आप जरूर देख लीजिए। कहीं से भी आपकी तैयारी छूटनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, ये जो मैं लेकर आई हूँ अभी वह की पॉइंट्स है कि सारे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यानी एमसीक्यू क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, लखनऊ घराने के वंशज के 7वीं पीढ़ी के ये कलाकार थे। रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या थी जो महत्वपूर्ण मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्मी थी। ठीक है, और ये मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादिका भी थी। कौन? रश्मि वाजपेयी जी, जो बिरजू महाराज की शिष्या थी। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी दिन शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में दोहराए जा सकते हैं। घर में आखिरी संतान बिरजू महाराज उनके घर में की आखिरी संतान थे। यह पाठ साक्षात्कार शैली में है। यह भी कितनी बार प्रश्न दोहराया गया है एग्जाम में। यह जो पाठ है जित चित मैं निरखत हूँ किस शैली में है? साक्षात्कार शैली में है। ठीक है, और इस पाठ से जुड़ी और महत्वपूर्ण बातें, बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज और लच्छू महाराज था। लखनऊ और रामपुर से इनका संबंध है। लखनऊ में जन्म और रामपुर परिवार में इनके संबंधी हुआ करते थे। ठीक है, पिताजी ने उन्हें 500 देकर गंडा बांधा था जो गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता कौन थे? अक्षन महाराज जी। उनके गुरु भी कौन थे? उनके पिता ही थे जिनका नाम क्या था? अक्षन महाराज जी। अपना सबसे बड़ा जज माँ को मानते थे। कौन? बिरजू महाराज जी। गुरु माँ एवं प्रथम अध्यापिका इनकी कौन थी? उनकी माँ थी। शादी 18 साल की उम्र में हुई। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ कितने साल की उम्र में? 27 साल की उम्र में। ये जित जित मैं निरखत पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दोहराए जा सकते हैं। ठीक है, नमा पाठ है आपका अशोक वाजपेयी आविन्यू। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हम देख लें। इनका जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, माता निर्मला देवी। आविन्यू दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन मठ है। किसका? ईसाइयों का। ठीक है, जहां लेखक ने 21 दिनों तक प्रवास किया था। ये बातें याद रखनी है आपको। ये भी प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है। और आविन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी याद रखना है। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र भी रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक का क्या नाम है? ल मादमोजिल द आविन्यू। ये उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार एग्जाम में दोहराए गए हैं। और आविन्यो कौन सी मतलब किस शैली की रचना है या इसकी विधा क्या है? तो आविन्यो एक ललित रचना है। ठीक है, जो ललित रचना क्या होती है? यह हिंदी साहित्य की एक विधा है जो एक मतलब किसी भी प्रारूप के रूप में छोटे रूप में उसका परिचय या किसी भी महत्वपूर्ण घटना का जिक्र या कोई विशेष संदर्भ की बातें ललित रचना में की जाती है। तो यह आविन्यो क्या है? एक ललित रचना है। ठीक है, 10वां पाठ हम देखें विनोद कुमार शुक्ल जी की मछली। नहीं, यह जो मछली है यह कौन सी विधा है? कहानी है। ये बात याद रखिएगा आप। ये मछली किनके द्वारा रचित है? विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा।
20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में कवि एवं लेखक का जन्म हुआ। इनका विनोद कुमार शुक्ल जी का 1 जनवरी 1937 ईस्वी। स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। अब इस पाठ से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। मछली क्या है? कहानी है। ठीक है। झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। वर्षा के कारण लेखक एवं उसके भाई संतु पतली गली में घुस गए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न दोहराया गया है। ठीक है। मछली कहानी इनके संकलन कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। एकदम VVI के रूप में ये प्रश्न आप लिख लीजिए। कहाँ से संकलित है ये? उनके कथा संकलन महाविद्यालय से संकलित है। यह कहानी उनके बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में लिखी गई है। यह जो कहानी है उनकी जो बचपन की यादें हैं उसी भाषा शिल्प में यह लिखी गई है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र में लेखक खुद संतु, भग्गू जो मछली काटने वाला है, संतु उनके बड़े भाई का नाम है, नरेन, दीदी, पिता और माता। ठीक है। घर में सिर्फ पिताजी मछली खाते थे। दीदी कमरे में थी और सिसक रही थी। यह भी प्रश्न दोहराया गया है कि ये दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। पिताजी नरेन से नाराज थे। नरेन खुद लेखक के रूप में संबोधित है। ठीक है। 11वां पाठ आपके पाठ से नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित ये रचना है और यह व्यक्ति चित्र है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ। यह कौन सी विधा है हिंदी साहित्य की? व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र क्या होता है? यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसका पूरा परिचय, पूरा खाका वाका जब हम शब्दों या वाक्यों के माध्यम से हम परिचय के रूप में देते हैं तो वह क्या कहलाता है? व्यक्ति चित्र। ठीक है। इसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया यह व्यक्ति चित्र है। यहाँ पर स्पष्ट किया है मैंने। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन इन्होंने यार जुलाहे नाम से किया है। अब इस पाठ के प्रमुख बातें। कमरुद्दीन की उम्र कितनी थी? 6 साल। बड़ा भाई समनुद्दीन की उम्र कितनी थी? 9 साल। ठीक है। ये बिस्मिल्लाह खां के रूप की चर्चा की जा रही है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में डुमराव बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ की प्रमुख बातें मैं आपको बता रही हूँ। शहनाई को सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। किस वाद्यों में गिना जाता है? सुशिर वाद्यों में। यह ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुहर्रम पर्व के लिए इनके मन में गहरी आस्था थी। प्रश्न आएगा किस पर्व के लिए बिस्मिल्लाह खान के मन में गहरी आस्था थी? तो किस पर्व के लिए? मुहर्रम पर्व के लिए। ये 10 दिनों तक शोक मनाते थे। इतने दिनों तक शहनाई नहीं बजाते थे। किस पर्व में? मुहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में। रसूलन बाई और बतलून बाई गायिका से संगीत के प्रति इनको आसक्ति हुई। यह बात भी आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखनी है। अभिनेत्री सुलोचना जो उस समय की एक प्रमुख अभिनेत्री थी इनके समय की, इनके ये बहुत बड़े प्रशंसक थे। यह भी प्रश्न कितनी बार एग्जाम में दोहराया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है पाठ के रूप में। अंतिम पाठ हमारे गद्य खंड का महात्मा गांधी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति। यह कौन सी विधा है? शिक्षा शास्त्र है। या शिक्षा शास्त्र क्या होता है? यानी शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के जो नियम उपनियम हैं या उससे संबंधित जो जुड़ी हुई बातें होती है वह किस कैटेगरी में रखी जाती है? शिक्षा शास्त्र में रखी जाती है। तो यह शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा रचित शिक्षा शास्त्र है। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख ले। हरिजन एवं यंग इंडिया जैसे पत्रों से संकलित विचार यहाँ पर उन्होंने शिक्षा और संस्कृति में दर्शाया है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद, माता पुतलीबाई। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें महात्मा कहा। महत्वपूर्ण बिंदु, उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुआ। गांधी जी
अहिंसक प्रतिरोध को सबसे अच्छी शिक्षा मानते थे। यानी इस पाठ में शिक्षा और संस्कृति में कि शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण रोल है, ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका है अपने संस्कृति के निर्वाह में और उसको अच्छा रूप देने में, इसी का वर्णन उन्होंने इस शिक्षा शास्त्र में किया है। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने इसमें भी इस अहिंसा प्रतिरोधों को और सत्यता के का जो स्वरूप है उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो और यही इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर वर्णित थे। तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत सहायक होगी। इससे पहले के वीडियो में पार्ट 1 से 6 तक के महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे हिंदी का, तो आप इसको सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत सहायक होगा। अगले वीडियो में काव्य खंड से जो 12 चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका गद्य खंड का 12 चैप्टर का जो प्रमुख बिंदु था वो हमने आपको बताया। ठीक है, कौन सा पाठ है, उसके लेखक कौन है और वो कौन सी विधा है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये सिर्फ 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। अब जो काव्य खंड के क्या कहते हैं 12 चैप्टर बच गए, उससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अनिवार्य है, वह मैं लेकर आऊँगी। तो अब तक आज तक के लिए इतना ही। अच्छे से अपनी तैयारी करिए। फिर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको माता सरस्वती शक्ति दे पढ़ने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए। बाय।